दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में संविधान चुनाव का हथियार बन जाए और इस देश में वंचित समाज ये महसूस करने लगे कि संविधान खतरे में है और भारत की सबसे पुराने राजनीतिक दल यानी कांग्रेस इस देश में संविधान की रक्षा का जिक्र करते हुए मौजूदा राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे डाले। सामान्य तौर पर आजादी के बाद कभी ऐसी स्थिति इस देश के किसी भी चुनाव में नहीं आई। नेहरू ने भी जब पहला चुनाव लड़ा 1952 में तो संविधान का जिक्र तो था, लेकिन संविधान के आश्रय उन्होंने उस दौर में लोगों को उनके हक से परिचय कराया था। और उस दौर में वामपंथी भी यह सोचने को मजबूर हुए थे कि दरअसल पहली बार अगर संविधान राजनीतिक तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल यह कहकर कर रहे हैं कि हक मिलेगा तो संविधान से ही मिलेगा। उसकी काट उस दौर में भी उनके पास नहीं थी। लेकिन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को जरा समझिए। एक ऐसी स्थिति इस देश में 2024 के चुनाव में आकर खड़ी हो गई जिसमें संविधान मायने रखने लगा और संविधान के साथ इस देश का वह तबका जो राजनीतिक भाषा में दलित पिछड़े के तौर पर जिसकी पहचान है, वह बहुसंख्य तबका वोटरों के लिहाज से है और इस देश की राजनीति को प्रभावी करने की वह ताकत रखता है। और संविधान के साथ बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र एक झटके में इस देश में शुरू हो गया। और बाबा साहब अंबेडकर आज से 68 बरस पहले जिस जगह पर आए थे और उन्होंने धम्म परिवर्तन किया था, अक्टूबर का महीना 14 अक्टूबर 1956, यही वो जगह थी जहां पे धम्म परिवर्तन किया गया था। और इस जगह का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि भारत की राजनीति में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर इस देश का दलित समाज, सिर्फ दलित समाज नहीं बल्कि हर वो तबका सक्रिय हो गया, चौकन्ना हो गया। इससे पहले वो ये मानकर चलता था कि बाबा साहब की मौजूदगी उसके अपने सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने नहीं माना था कि संविधान में लिखे हुए शब्द ही उसे भारत के भीतर उसके हक का जिक्र करते हैं और राजनीतिक सत्ता ने उसे चुनौती दे डाली है। पता नहीं सत्ता में आएंगे, बहुमत के साथ आएंगे तो संविधान ही ना बदल डालें, क्योंकि इस देश में 1949 और 50 में मनुस्मृति का जिक्र तब आरएसएस कर रही थी। जनसंघ ने भी 1952 में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मनुस्मृति का जिक्र उस दौर में यह कहकर किया, उसमें हिंदू समाज को लेकर जो कुछ है वो कॉम्पिटिवली यानी तुलनात्मक तरीके से उसको आत्मसात करना चाहिए और भारत के संविधान में इन बातों का जिक्र नहीं है। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में ऑर्गेनाइजर के उस लेख के साथ रखना चाहते थे बीते दिनों। लेकिन सवाल यह है, आज हम यहां पर क्यों हैं, नागपुर की दीक्षा भूमि में क्यों हैं? दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है, जब जब संविधान का जिक्र होगा, बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र होगा, तब तब इस देश की सियासत के भीतर जो उफान है वो दलित तबके से निकलते हुए उस पढ़े लिखे संभ्रांत शिक्षित वर्ग तक भी जाएगा जो ये मानकर चलता रहा कि कभी भी संविधान राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मुद्दा इस देश में बन नहीं सकता है, लेकिन एक झटके में यह बनकर खड़ा हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं। इस चुनाव की भूमिका भारत की राजनीति को क्या बदल देगी, यह सवाल तब और बड़ा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव तो अब अगला 2029 में होगा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बतला रही है कि राज्य दर राज्य चुनाव जो होने शुरू होंगे उसमें महाराष्ट्र की राजनीति, हरियाणा की राजनीति, झारखंड की राजनीति, उसके बाद 2025 के शुरुआत में दिल्ली और साल खत्म होते होते बिहार के चुनाव, यानी इन 5 राज्यों के चुनाव जो 2025 तक होने हैं, उसमें अगर यह संविधान का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत से आगे निकल गया
तो फिर यकीन जानिए दिल्ली की सत्ता डगमगाती हुई आपको दिखाई देगी। उसकी वजह भी बहुत साफ है। बीजेपी के भीतर एक बड़ी कतार है जो जानती है इस देश में अगर मुस्लिमों की तर्ज पर दलित वोट भी उसके हिस्से में नहीं पड़ा तो वह चुनाव जीत नहीं सकता है। और तब जब कांग्रेस ने इस देश में पिछड़ों का मुद्दा खड़ा कर दिया है, यानी ओबीसी का मुद्दा खड़ा कर दिया है, तो वोट बैंक क्या वो सिर्फ ऊंची जातियों का वोट बैंक होगा? वो कौन सा वोट बैंक होगा जो मौजूदा बीजेपी की राजनीतिक सत्ता को अच्छा लगेगा? और उसके तमाम उम्मीदवार जो इस देश भर में फैले हुए हैं, उसमें भी पहली बार शहर और गांव के बीच एक बड़ा व्यापक अंतर 2024 के चुनाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन नागपुर वो राजनीतिक जमीन है जहां पर हम खड़े हैं। यहां से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे संघ का हेडक्वार्टर है और आरएसएस की राजनीतिक जमीन सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने के नारे लगाने के साथ भी इस जगह की जमीन को अपने तौर पर कभी भी बना नहीं पाई। नितिन गडकरी चुनाव लड़े और कल ही हमने आपसे जिक्र किया जब हम संघ के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और हेडगेवार के जन्म स्थान पर पहुंचे थे, हमने कल ही जिक्र किया था कि इस दौर में आरएसएस के सामने भी संकट है। हिंदुत्व के आश्रय सिर्फ वोट बनता नहीं है कि चुनाव वह जीत जाएं। और समाज में अगर मोटी मोटी लकीरें जिस तरीके से माइनॉरिटीज को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर, मुसलमानों को लेकर खींची गई, अगर इसी तरीके से दलितों को लेकर भी खिंच गई तो फिर एक लंबे वक्त तक बीजेपी ने जो भी राजनीतिक प्रयास किए सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या वाकई महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, नागपुर की दीक्षा भूमि, संविधान का राजनीतिक मुद्दा होना, बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र होना, ये सारी बातें भारत की राजनीति में पहली बार सामने आकर इस तरीके से खड़ी हो गई है? जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल है और कांग्रेस के लिए आसान राह है। यह आसान राह क्यों है? हमें लगता है इसको भी आज समझने की जरूरत है। सीएसडीएस ने चुनाव के तुरंत बाद जो आंकड़े रखे थे वह चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि उन्होंने दलितों को लेकर कहा था कि दरअसल महाराष्ट्र के भीतर दलित वोट बैंक तकरीबन 46% इंडिया गठबंधन के पास गया था और जो बीजेपी और उसके साथ यानी एनडीए का जो पूरा हिस्सा था, इनके हिस्से में सिर्फ 35% वोट आए थे। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जाटव वोट इंडिया के साथ खड़ा हो गया, जिसमें अखिलेश यादव मैदान में थे चेहरे के तौर पर। एक दबंग जाति के साथ जाटव वोट जो मायावती के साथ था और मायावती राजनीतिक तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उस दौर में वो एक झटके में शिफ्ट हो गया। तो क्या महाराष्ट्र के भीतर भी जो महार जाति है, जो बाबा साहब अंबेडकर के साथ जुड़ी रही है और उसने जो भी वोट जब भी दिया है वो आरपीआई से जुड़े लोगों को दिया है, या फिर जो बाबा साहब की राजनीति के आश्रय इस दौर में चुनाव लड़ते हैं उनको दिया है? हम यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के 3 पोते राजनीतिक तौर पर चुनाव मैदान में थे। अकोला से प्रकाश अंबेडकर थे, उनको सबसे ज़्यादा तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। अकोला में वह चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी चुनाव जीत गई, इंडिया नहीं जीत पाया, यानी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। और अकोला की सीट, जैसे नागपुर की सीट नितिन गडकरी बीजेपी की जीत गए, अकोला भी विदर्भ की एकमात्र सीट है दूसरी जहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई। उसके बाद अमरावती में भीमराव अंबेडकर जो उनके दूसरे पोते हैं वह चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 18-19 हजार वोट मिले। तीसरे पोते थे जालंधर से चुनाव लड़ रहे थे और वह तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर थे। पहली बार भारत की राजनीति में एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जो बाइपोलर है, यानी वोटर को यह लगने लगा कि अब वो अपना वोट किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को देकर व्यर्थ नहीं करेगा। और ये राजनीतिक प्रयोग कमोवेश हर राज्य में नजर आए। कर्नाटक में नजर आया, बंगाल में नजर आए, तेलंगाना में नजर आए। और जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए अगर आप देखते चले जाइएगा तो किसी तीसरे राजनीतिक दल की कोई हैसियत या ताकत बची ही नहीं। ये ताकत अपने तौर पर एक तरफ इंडिया था और दूसरी तरफ एनडीए थी। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में
बीजेपी की राजनीतिक शिकस्त इस बात पर आकर टिक गई है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान राजनीतिक हथियार के तौर पर लोगों के जहन में बस गया तो फिर बीजेपी और उनके साथ खड़े एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हो, जो शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अलग हुए हैं, इनके हिस्से में कोई भी वोट बैंक की राजनीति इनके अनुकूल नहीं जाएगी। क्योंकि अगर दलितों का हम जिक्र कर रहे थे जिसमें 35% वोट एनडीए को मिले और दूसरी तरफ 45-46% वोट इंडिया गठबंधन को मिले, उसके बाद निकलिएगा तो जो 19% वोट था उसमें वंचित समाज, जो बहुजन पार्टी के तौर पर प्रकाश अंबेडकर खड़े हुए थे, आखिरी मौके तक चाहते थे कि तालमेल हो जाए, तालमेल हुआ नहीं। इससे आगे निकलिएगा तो सामने आपको ओबीसी दिखाई देगा। ओबीसी ने बड़ा हिस्सा एनडीए के पक्ष में गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 50% वोट महाराष्ट्र में ओबीसी के बीजेपी और उनके साथ खड़े राजनीतिक दलों के साथ गए। तकरीबन 39% वोट या 40% वोट इंडिया के साथ गए। मराठा वोट भी ज़्यादा बड़ी तादाद में बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास 46% गए। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट पहली बार ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर नजर आया, जहां पर एनडीए यानी बीजेपी की अगुवाई करने वाले गठबंधन के पास सिर्फ 36% वोट गए और 48% वोट इंडिया गठबंधन के पास गए। और महाराष्ट्र की राजनीति में ग्रामीण महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो विधायकों की तादाद है वो तकरीबन 181 की है, यानी 288 में से 181 ग्रामीण हिस्सों से आते हैं। दूसरी बड़ी बात, नागपुर वो नब्ज है राजनीतिक तौर पर जो महाराष्ट्र की राजनीति में असर विदर्भ से होते हुए मराठवाड़ा तक ले जाती है। पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की और कोंकण की परिस्थिति थोड़ी सी हटकर है, लेकिन अगर आप वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से समझे तो दलितों का वोट बैंक तकरीबन 12%, मुस्लिमों का वोट बैंक तकरीबन 12%, दोनों को मिलाइएगा तो 24% की राजनीति में बीजेपी आपको कहीं नजर आएगी नहीं। उसे ओबीसी का वोट जो चाहिए होगा कम से कम 60% चाहिए होगा, लोकसभा से ज्यादा, और मराठा भी उसको लगभग 60% चाहिए होगा अगर वो चुनौती देने की स्थिति में आ पाती है तो। लेकिन अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ की पहचान क्या दलित वोट बैंक के तौर पर है, बाबा साहब अंबेडकर के तौर पर है, या यहां की भी पहचान उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है जो इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा बहुसंख्य तबके को प्रभावित कर रही है। रोजगार बच नहीं पा रहा है, महंगाई चरम पर है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कांग्रेस ने रणनीति के तौर पर उस संविधान को लाकर खड़ा कर दिया जिस संविधान के आश्रय हक मिलता है इस देश के लोगों को, बराबरी का और रोजगार का भी हक मिलता है। और यह चुनौती इससे पहले बीजेपी के पास कभी नहीं थी। बीजेपी ने जो हिंदुत्व की राजनीति खेली और उसके आश्रय जो समाज के भीतर ध्रुवीकरण वोटरों का हुआ, उसमें भी पहली बार और खुले तौर पर जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर सीधे सीधे ये कहकर, बीजेपी ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी का राजनीतिक चेहरा और पूरे एनडीए गठबंधन के एकमात्र उस छवि को यह कहकर चुनौती दे डाली कि आप हिंदुत्व का ठेका नहीं लिए हुए हैं। यह मैसेज क्या था? भारत की राजनीति में किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसी चुनौती पार्लियामेंट के भीतर कभी दी गई होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और भारत के भीतर में किसी एक चेहरे के आश्रय पूरी पॉलिटिकल पार्टी चल पड़े और राजनीतिक तौर पर उसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति सिमट जाए, यह सिर्फ इंदिरा गांधी के वक्त हुआ है, वह भी तब जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को तोड़ दिया था और कामराज वापस चले गए थे। लेकिन सवाल है, कांग्रेस परिवार की पार्टी है जो आरोप बीजेपी भी लगाती है और इस देश की राजनीति को जानने वाले लोग भी जानते समझते हैं। लेकिन बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है। बीजेपी तो संघ परिवार की उस राजनीति से निकली हुई पार्टी है जहां पर हिंदुत्व मायने रखता है, और उस हिंदुत्व के मायने रखने को चुनौती देते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा भूमि में जिन बातों को कहा
और उन बातों का असर इस देश के भीतर तमाम तबकों में जिस तरीके से हुआ और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के भीतर, उसका ये असर है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वोट कभी भी शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को नहीं दिया। लेकिन पहली बार जो शिवसेना टूट गई, एक तरफ एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ चले गए और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस और एनसीपी में आ गए, और जानकर हैरत कीजिएगा कि 2024 के चुनाव में दलित वोट भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया। मुस्लिमों का वोट भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में कई पॉकेट्स में पड़ा है। मुस्लिमों को लेकर महाराष्ट्र के भीतर तकरीबन 54 सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर सकती है। दलितों को लेकर लगभग 48 सीट है और उसमें भी 40 सीटें खास तौर से ज़्यादा प्रभावी करती है अगर उनकी मौजूदगी है। यानी दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो लगभग 72 सीटें इस राज्य के भीतर में ऐसी है जहां पर बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसकी हुई है। अब उसके सामने एक चुनौती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती शायद पहली बार कांग्रेस के सामने है, राहुल गांधी के सामने है। क्योंकि जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, अगर वो सिर्फ राजनीति तक सिमट गए, चुनावी जीत हार तक सिमट गए और उसके बाद कांग्रेस ने उस दिशा में ध्यान नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस की राजनीति भी ठहर जाएगी। और शायद इस बात को पहली बार राहुल गांधी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए, मंडल से निकले हुए राजनीतिक दल भी कांग्रेस या राहुल द्वारा उठाए गए मंडल के प्रोसेस से आगे निकल गए, और उन्होंने जो जनगणना का जिक्र किया ओबीसी को लेकर, यह जिक्र अपने तौर पर नीतीश कुमार जरूर राज्य में कर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिम्मत ना अखिलेश ने दिखाई ना मायावती ने दिखाई, जो कि मंडल की राजनीति से निकल कर आई थी। बीजेपी इसको इनकार नहीं कर सकी। आरक्षण को बढ़ाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बात खारिज कर दी। अब यह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस देश के भीतर में है, उसमें जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उज्ज्वला योजना का दायरा है, जो तमाम सरकारी वैसी योजना जिसमें लाभार्थियों का जिक्र होता है, जो छोटे और सीमांत किसान भी अगर उस दायरे में आते हैं, तो इस देश के भीतर में जिस तबके का जिक्र इस दौर में कांग्रेस कर रही है, वो वामपंथियों से भी आगे की वामपंथी सोच के साथ खड़ी है, मंडल की राजनीति से आगे की राजनीति के साथ खड़ी है। और बीजेपी ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में शायद कभी ये सोचा नहीं होगा 1980 के बाद से कि कांग्रेस का राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन इस तेजी से होगा कि लोगों को ये लगने लगेगा कि इस देश की राजनीति बदल गई है और लोगों की जरूरतें ही राजनीतिक तौर पर सामने आकर खड़ी हो गई है। ये पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता इस बात को ना समझते हो, पहले समझते थे, लेकिन कांग्रेस की राजनीति इससे पहले की परिस्थिति में समझिएगा तो पीवी नरसिम्हा राव के दौर के इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार के बाद की परिस्थिति में देखिए तो मनमोहन सिंह भी उस आवारा पूंजी पर सवार थे जो मार्केट इकोनॉमी पर चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उसी को आत्मसात किया था। नरेंद्र मोदी ने भी उसी रिफॉर्म और उन्हीं परिस्थितियों को सामने लेकर आए। लेकिन पहली बार 91 के बाद पहली बार राहुल गांधी ने जिस राजनीति को इस देश के सामने रखा, या कहें उनकी अपनी भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के दौर में उनकी जो भी मुलाकात जिससे भी हुई होगी और उनके भीतर जो भी सवाल आए होंगे, उस सवाल ने या तो उनके भीतर बदलाव ला दिया या फिर राजनीतिक तौर पर एक ट्रेनिंग दे डाली कि इस देश की जनता से जुड़े मुद्दों को अगर कांग्रेस आत्मसात कर ले तो फिर वो राजनीतिक तौर पर एक बार फिर मुख्यधारा की राजनीति में आ सकती है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर के दौर की उन परिस्थितियों को याद कीजिए जहां वो बार बार दो बातों का जिक्र करते थे कि चुनाव के जरिए आपको हक नहीं मिलेगा जब तक इस देश में आर्थिक समानता का जिक्र नहीं होगा। यानी इकोनॉमिकली सब इक्वल होने चाहिए, इसका जिक्र बाबा साहब अंबेडकर 50 के दशक में कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे, और उन बातों का जिक्र अब राहुल गांधी कर रहे हैं।
नेहरू के दौर में राम मनोहर लोहिया समाजवादी हो या उस दौर की कम्युनिस्ट पार्टी या नंबूदरी पात को याद कीजिए, जिस वामपंथी सोच का जिक्र करते करते हरकिशन सिंह सुरजीत और सीताराम येचुरी तक आप आ जाइए, उससे ज्यादा वामपंथी सोच के साथ कांग्रेस आकर खड़ी हो गई। इस दौर में वो तमाम राजनीतिक धाराएं खत्म होती चली गई जो मंडल की राजनीति से निकली, कमंडल की राजनीति से निकली, समाजवाद के नारे से निकली, वामपंथी सोच के साथ निकली। और यह एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर आ चुकी है जहां पर पहली बार जनता से जुड़े सवाल जनता के जरिए उस राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं जो राजनीति इससे पहले सोचती नहीं थी। तो क्या इस राजनीति के बदलने के साथ इस देश के इकोनॉमी के तौर तरीके भी बदल जाएंगे? हमें तो लगता है बदल जाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह इस देश के कॉरपोरेट के भीतर की विचलन को आप समझ लीजिए। जिन कॉरपोरेट्स का नाम दुनिया के बाजार में 10वें 11वें नंबर पर आता है, वह भी भारत के भीतर अब इस बात को समझ गए हैं कि जिस इकोनॉमी रिफॉर्म के जरिए भारत की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी के आसरे इस देश की राजनीति तक पर कब्जा कर चुकी थी, पहली बार एक ऐसी राजनीति निकल कर आ रही है जो राजनीति सीधे तौर पर उनको चुनौती ये कहकर दे रही है कि आप सत्ता के साथ नेक्सस मत कीजिए। गुजरात के अहमदाबाद शहर में राहुल गांधी पहुंचते हैं तो सोचिए उस वक्त भी उनके निशाने पर अंबानी और अडानी आ जाते हैं, जबकि कुछ घंटे पहले या 1-2 दिन पहले वही अंबानी उनके घर पे पहुंचे और शादी का कार्ड देने पहुंचे। 3 सवाल जो सबसे बड़े सवाल है। पहली बात, सरोकार की राजनीति इस दौर में उफान पर है। जनता से आपका जुड़ाव रहेगा तो आपकी राजनीति चलेगी। दूसरी बात, जनता ने राजनीति को यह पाठ पढ़ा दिया कि हमारे मुद्दे रहेंगे तो हम इस राजनीति को बदलने को तैयार है। आप एज ए प्लेयर, एज ए कैंडिडेट आप सामने रहिए। और तीसरी परिस्थिति, इस देश के भीतर में लगभग 3-3.5 दशक के बाद वो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी का चेहरा बदलने की दिशा में भारत इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि अब वो उस राजनीति को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जिस राजनीति के पांव आज़ादी के ठीक बाद कांग्रेस के जरिए ही निकले थे। वही कांग्रेस जो नेहरू गांधी परिवार की लेजेसी को लिए हुए रही, वो नेहरू का दौर हो, इंदिरा का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो, उससे निकले हुए मनमोहन सिंह का काल हो, पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो। कल्पना के परे है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बड़ी राजनीतिक परिस्थितियों का पलट उस दौर में हो रहा है जब पहली बार नेहरू गांधी परिवार के 3-3 लोग आपको पार्लियामेंट में दिखाई देने वाले हैं प्रियंका की जीत के बाद। और वही कांग्रेस को बदलने का मुद्दा वह अपनी पार्टी के भीतर भी उठा रहे हैं और पार्टी से बाहर इस देश की राजनीति को बदलना भी चाह रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर बाबा साहब अंबेडकर की आर्थिक समानता, शिक्षित होने की परिस्थिति, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस देश में हाशिए पर पड़े वंचित तबके को जोड़ने की परिस्थिति, वो सारी चीज उभार के साथ आकर 6 दशकों के बाद भारत की राजनीति को प्रभावित कर रही है। और शायद इसीलिए ये दौर उन क्षत्रपों की राजनीति का नहीं है जो अलग अलग मुद्दों के आसरे ये सोचते रहे कि अगर इस हिस्से में चलेंगे तो कुछ वोट मिल जाएंगे। वह उम्र अब खत्म हो चली है और इसकी कहीं ना कहीं कील नागपुर में दीक्षा भूमि के जरिए आप पहचान सकते हैं, जब बाबा साहब अंबेडकर के पोते भी अब उनके सामने चुनौती है कि विधानसभा चुनाव वो कैसे लड़ेंगे। और कांग्रेस के सामने चुनौती है वह जिन बातों को कह रही है उसको कांग्रेस शासित राज्यों में वो कैसे इंप्लीमेंट करेगी। और बड़ा संकट तो इस दौर में उस आरएसएस और मोदी सत्ता के सामने है जिसकी पूरी राजनीतिक विचारधारा ही मौजूदा वक्त में गायब हो चली है। और यह चुनौती अपने आप में भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में बढ़ चुकी है। इसका एहसास आपको नागपुर और वह भी दीक्षा भूमि में आकर ही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।